हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन। और यह सेट इलटुडिया के बुक से किया जा रहा है, जो अभी हाल ही में इसका वॉल्यूम 1 का बुक लॉन्च किया गया और साथ ही इसमें 15 मॉडल सेट दिया गया है। तो अभी तक हम इस बुक से 5 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसका वीडियो और पीडीएफ दोनों अपलोड कर दिया गया है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आइए आज सेट नंबर 6 का फुल डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्किप कीजिएगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखने का आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए, तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, यानी पुनर्विवाह फिर से शादी करना वैध है। तो यह मनुस्मृति में कहा गया है और मनुस्मृति के 38वें खंड में यह साफ साफ कहा गया है कि अगर जिसकी पत्नी अगर मर गई हो या मृत हो गई हो तो वह पुनर्विवाह कर सकता है। लेकिन अगर किसी पत्नी का पति अगर मर गया है तो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। चलिए आगे देखिए 2 नंबर कि निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। वर्ण व्यवस्था का संरक्षक गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना जाता है और इसका संबंध सातवाहन वंश से है। दिए गए विकल्प में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से अनुस्मृति यह अष्टांग योग का एक भाग नहीं है। महर्षि पतंजलि के द्वारा योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए रूप में परिभाषित किया गया, यानी योग का संबंध महर्षि पतंजलि से है और महर्षि पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग के शासनकाल में से संबंधित है। इसके द्वारा ही योग के 8 अंग या 8 नियम को दिया गया था, जिसमें अनुस्मृति नहीं है। आगे देखिए 4 नंबर टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को पहला दिल्ली लाने वाला शासक कौन था। इन दोनों अभिलेख को टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का संबंध तुगलक वंश है और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। आगे देखिए कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्ध को क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले देख लीजिए, घाघरा का युद्ध हुआ था, यह बाबर के समय में 1529 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध यह शेर शाह और हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। यह शाहजहां के पुत्रों के बीच के यह उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले आ जाएगा कि खानवा का युद्ध 1527 में 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध 1529 में 2, 1 और 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर। और इसी के बाद चौसा युद्ध के 1 साल बाद 1540 ईस्वी में बिलीग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें हुमायूं को बुरी तरह से परास्त हो गया और फिर वह दिल्ली छोड़कर सिंध चला गया था। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है। सरंजामी प्रथा का संबंध, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया और इसका संबंध मराठा भू राजस्व से है। तो 6 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत सर्वप्रथम डचों के द्वारा किया गया था। 7 का 1 हो जाएगा डच। और इस संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थापना डचों के द्वारा 1599 ईस्वी में लंदन में किया गया था और यह कंपनी डचों के द्वारा प्रारंभ की गई। और इसके बाद फिर 1602 ईस्वी में डच संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे बदले में पत्थर मिला, क्योंकि गांधी जी की 11 सूत्री मांग को लॉर्ड इरविन ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। आगे देखिए 9 नंबर के मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था और यह मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहा गया कि मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था। तो मलिक अंबर का संबंध अहमदनगर से है। अहमदनगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे।
तो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर के रूप में दादा भाई नौरोजी का निर्वाचन 1892 ईस्वी में हुआ था। 11 का 2 हो जाएगा। और यह 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के उग्रवादी दल की ओर से मध्य फ्रिंसबरी क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने थे। यह निम्न में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? इन 12 का देखिए, इसमें से कंबन जो है यह कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए 13 नंबर, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है। 13 का 1 हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका संपादन पंडित नेहरू के द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। 1938 में किया गया था। तो चलिए हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 14 का 1 हो जाएगा। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध राजस्थान से। और यह भी प्रश्न बहुत बार या बहुत से एग्जामों में पूछ लिया गया है। और इस कालबेलिया नृत्य को 2011 में यूनेस्को के सूची में इसको शामिल कर लिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो पुलित्जर पुरस्कार के देने की शुरुआत 1917 ईस्वी से किया गया। और इसका संबंध पत्रकारिता से है। पत्रकारिता से इसका संबंध है। और ये जो पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, यह कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में किया गया था। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। और साथ ही यहाँ से एक प्रश्न और देख लीजिए कि प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 18 नंबर, आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है किसको? तो आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन, इन तीनों को शामिल किया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। बाकी पूंजी स्तर में सुधार, इसको शामिल नहीं किया जाता है। चलिए देखिए 19 नंबर, कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध मानव विकास के संसाधन से है। तो 19 का 3 हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 1992 से लेके 1997 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। तो 20 का 1 हो जाएगा। देखिए खेती को या कृषि को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सीमांत कृषि जो 1 हेक्टेयर से कम है, और दूसरा है छोटी जोत जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, और बड़ी जोत, और तीसरा है बड़ी जोत जो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। चलिए देखिए 21 नंबर, कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार के द्वारा एकत्रित तथा आवंटित किया जाता है? ऐसा कौन सा कर है जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे वसूली करता है राज्य सरकार? तो यह स्टाम्प कर यह तो लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, इसको एकत्रित करता है राज्य सरकार। चलिए देखिए 22 नंबर, अब कि निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इन चारों में से ब्याज दर एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। अभी हाल ही में 5 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। तो निम्न में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं हुआ है? तो इसमें अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आपका 5 नए जो देश है वह हो जाएगा सऊदी अरब पहला हो गया, दूसरा ईरान, तीसरा इथियोपिया, चौथा मिस्र और 5वां हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। आगे देखिए 24 नंबर, के निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका देश है जो अपने सभी ग्लेशियरों को खोजने वाला पहला देश बन चुका है? तो वह है वेनेजुएला इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह है जो अपने सभी ग्लेशियर को खोजने वाला पहला देश बन चुका है। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 25 का 1 हो जाएगा। और यह एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। अभ्यास पिच एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 2024 में विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था
किसी को पीछे न छोड़े, सबकी गिनती करे। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो इसकी स्थापना केरल राज्य में किया गया है। 27 का 3 हो जाएगा, केरल राज्य। एक चीज पूछता कि एसडीजी में कौन सा राज्य जो शीर्ष रैंक पे है? तो इसमें केरल है जो शीर्ष रैंक पर है। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 2024 में लोकपाल का नया अध्यक्ष अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए कि लोकपाल का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ से एक यह भी प्रश्न बनता है। तो वर्तमान में लोकपाल के नए अध्यक्ष है अजय माणिकराव खानविलकर। चलिए देखिए 29 नंबर की 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो भारत के 25.17% में वन एवं वृक्षावरण है। अगर वनों की बात करें तो केवल वन का जो परसेंटेज है वह 21.76% में वन है और वृक्षावरण 3.41% में वृक्षावरण है। तो दोनों को इंक्लूड कर दीजिएगा तो 25.17 आ जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजना हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो बिहार के लिए 58,900 करोड़ रुपए का विकास पैकेज का प्रावधान किया गया है। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है और उसे किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम बात करें डीआरडीओ की तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन चुका है? यूनेस्को साहित्य वाला जो शहर बन चुका है वह है कोझिकोड। यह केरल राज्य में स्थित है। यह यूनेस्को साहित्य का पहला शहर बन चुका है। ईरान पहल की शुरुआत किसने किया था? ईशान पहल है। तो ईशान पहल की शुरुआत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा ही ईशान पहल की शुरुआत किया गया है। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इन्होंने किस वर्ष आरबीआई के गवर्नर पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वह किया था? तो यह आरबीआई के पद पे 1982 से लेकर 1982 से 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और यह वित्त मंत्री भी रह चुके और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इन्हीं के काल में 1991 ईस्वी में उदारीकरण का नीति मनमोहन सिंह के द्वारा ही लाया गया था। किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्टर एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू किया गया है? तो इसका परिचालन आइसलैंड में किया गया। आइसलैंड में इसका परिचालन या फिर शुरुआत किया गया है। आइए देखिए अगला प्रश्न 36 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य स्पेन हो जाएगा। यह स्पेन है। अगर यहीं से पूछे कि 100वां सदस्य कौन है तो वह हो जाएगा पराग्वे इसका 100वां मेंबर है और 99वां मेंबर हो जाएगा स्पेन। और साथ ही यहाँ से एक चीज और देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस को संयुक्त रूप से किया गया था और इसका मुख्यालय जो है भारत के गुरुग्राम में है। भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और वर्ष 2024 में किस साहित्य एकेडमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एकेडमी फेलोशिप सम्मान से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो दरबार हॉल का नाम बदल करके अब गणतंत्र मंडप इसको रख दिया गया है। यानी किसको? तो दरबार हॉल का नाम चेंज करके अब गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। 38 का 3 हो जाएगा। अगर यही पूछता कि अशोक हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो अशोक हॉल का नाम बदल के अब अशोक मंडप कर दिया गया है। तो ये तो सिंपल है कि अशोक से अशोक ही है। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज किया गया है? तो हड़प्पा की बस्ती की खोज गुजरात में किया गया है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किया गया है? तो डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत
कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। तो दरोगा में करंट अफेयर भी एक अहम रोल निभाता है, तो इसको भी करंट अफेयर को भी अच्छे से तैयारी करना है। आगे देखिए 41 नंबर, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक के रूप में एक तो पीवी सिंधु थे और दूसरे थे मनु भाकर। मनु भाकर 41 का 3 हो जाएगा। मनु भाकर का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से मनु भाकर का संबंध है। स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं मनु भाकर। 42 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। मनु भाकर पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। और 1 मिनट ऊपर थोड़ा देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम गलत बोल दिए, ये आंसर गलत है। 41 का एक बार ठीक कर लीजिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ शरत कमल साथ थे। 41 का 1 हो जाएगा शरत कमल। पीवी सिंधु के साथ शरत कमल साथ थे। तो 41 का 1 कर लीजिएगा, उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 43 नंबर अब, कि पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। 43 का 2 हो जाएगा सकर्मक क्रिया। निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो असम यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 44 का 1 हो जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है तुरंग, सैंधव, घोटक, वाजी, अश्व ये सभी घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। असम जो है यह सीला, लोथ और पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी के दृष्टि से आषाढ़ जो है यह अशुद्ध है। आषाढ़ ऐसे नहीं लिखाता, बल्कि आषाढ़ इस तरह से लिखा जाता है, तो यह अशुद्ध है। 45 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो, यहाँ पर इसका संबोधन कारक हो जाएगा कि हे राम तुम कहाँ हो, इसमें संबोधन कारक है। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाए या अथवा संबोधित किया जाता है तो वह संबोधन कारक कहते हैं। तो यहाँ पर राम को संबोधित करेंगे, हे राम तुम कहाँ हो, यह पुकार या फिर संबोधित कर रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर, कि निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इस श्वेत पत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। 48 में देख लीजिएगा कि ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल फ्लक्चुएटेड ऑन द मार्केट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लक्चुएटेड। 49 देख लेते हैं कि ए और डैश में भरा जाएगा फंडामेंटल एजुकेशन नीड टू इंक्लूडेड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड वेरिएंट ऑफ अदर सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा फंडामेंटल। तो 49 का 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर की फॉर्मल पुट अ एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अबॉलिश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अबॉलिश मतलब होता है उन्मूलन करना, उन्मूलन करना इसका मतलब हो जाएगा। चलिए देखिए 51 नंबर, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जूट के रेशा से सामान बनाने में या निर्माण करने में भारत का स्थान पहला है। 51 का 1 हो जाएगा। भारतीय जूट निगम की स्थापना अगर बात करें कि भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था, जूट निगम की स्थापना। और भारत में पहला जूट का कारखाना की अगर बात करें तो कोलकाता के रिसरा में 1855 में इसकी कारखाना की स्थापना किया गया था। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? थोरियम का भंडार भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में है, और यह विश्व में सबसे अधिक है तो कहाँ? तो केरल राज्य में है। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह हो जाएगा बुध, 53 का 1 नंबर हो जाएगा। और यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह भी इसे कहा जाता है। और बुध और शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में गुजरने पर बढ़ जाता है, तो बिल्कुल सही है। जो उसका वेग होता है अधिक घनत्व वाले पदार्थ में गुजरने पर उसका वेग बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थ में गुजरने पर उसका वेग कम जाता है, यह भी सत्य है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकता है, तो यह भी सही है। केवल प्राथमिक वेग ही वह है जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकता है। इसमें से सभी कथन सही है। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि तुगेला जलप्रपात
निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तुगेला जलप्रपात यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि एंजिल जलप्रपात यह किस देश में? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि एंजिल जलप्रपात किस देश में है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? आगे देखिए 56 नंबर, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प ये दोनों उत्तरदायी होता है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। अगला प्रश्न है कि प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के दिशा के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज होता है, जैसे घड़ी घूमता है क्लॉकवाइज होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक घड़ी के दिशा के विपरीत होता है। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों के द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? तो उसे युत कहा जाता है। युत कहा जाता है। 58 का 3 हो जाएगा। एक होता है इग्लू। तो इग्लू यह टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो प्रजाति के द्वारा बर्फ से बनाया गया यह घर है, जिसे इग्लू कहते हैं। और टीपी यह रॉकी पर्वत पर बनाया गया एक तंबू आकार का घर है। कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण यह जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। देख लीजिए 59 का 1 नंबर हो जाएगा जंगली गधा के लिए। और एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर। गुजरात का गिर का क्षेत्र यह एशियाई शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिग्रहित किया जाता है? ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार की संज्ञा से व्हिटली पुरस्कार को कहा जाता है। व्हिटली पुरस्कार को अभिहित किया जाता है। तो 60 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 नंबर की ओर। इसमें कहा गया पॉलिटी का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था? तो यह किस अधिनियम में दिया गया? तो संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया था। 61 का 1 नंबर हो जाएगा। और 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत थी 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा विधि आयोग का गठन किया गया था। 1813 ईस्वी का अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था और सिर्फ इसमें चाय और चीन को छोड़ दिया गया था। 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति या फिर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर बात करें कि सरदार पटेल का, तो यह प्रांतीय संविधान समिति या फिर मौलिक अधिकारों के अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। आगे देखिए 63 नंबर, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में या फिर हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। न्याय कौन कौन से है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें से अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, विश्वास और उपासना का जिक्र है। समानता का उल्लेख किया गया 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और ये जो न्याय है, तीनों न्याय रूसी क्रांति से संबंधित है या फिर रूस के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। 64 का 1 नंबर हो जाएगा अमेरिका। अगर बात करें प्रस्तावना की तो प्रस्तावना यह अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको भी एक नजर देख लीजिएगा कि प्रस्तावना में होता है कंफ्यूजन कि प्रस्तावना यह अमेरिका से है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना तो है ही, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, यह सभी अमेरिका से ही लिया गया है। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख 5वीं अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची में किया गया है। 4थी अनुसूची में
राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का जिक्र किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जिक्र किया गया है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इसी के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखिए 66 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है? यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 350 के क में यह कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति को मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख अनुच्छेद 350 के क में है। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है, इस बात का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 21 के क के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरा करने तक यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। और अगर बात करें कि जीवन जीने का अधिकार या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 21 में किया गया है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 21 के तहत ही किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 34। 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल हो गया 34। चलिए इसमें कहा गया कि विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखते हैं। विधानसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, तो बिल्कुल सही है। विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष ही है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबर में बट जाए तो वह निर्णायक मत दे सकता है, यह भी सही है। और अगला कहा गया है कि किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री करता है, बिल्कुल गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है, तो 3 नंबर आपका बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है। और यही जिक्र होता है लोकसभा में कि लोकसभा के अंतर्गत भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए देखिए 69 नंबर की अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। 69 का हो जाएगा 2 नंबर। और यह 1990 ईस्वी में इसकी प्रथम बैठक किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर किया गया था। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए 70 नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत इसकी स्थापना किया गया है, तो 70 का 3 हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत यह भूमि हस्तांतरण से संबंधित भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया था। आगे देख लीजिए सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? सौर विकिरण मापक उपकरण को एंटीनोमीटर कहा जाता है। 71 का 1 हो जाएगा एंटीनोमीटर। एटोमीटर के द्वारा वाष्पीकरण मापक उपकरण यह एटोमीटर है। एनीमोमीटर यह वायु का वेग मापता है। लक्स मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तेज गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। 4 पहिया वाला वाहन एक वृत्ताकार पथ पर तेजी से जाता है, तो ऑप्शन को देख लेते हैं कि बाहरी पहिया पर उल्टेगा, तो बिल्कुल गलत है। कभी भी गाड़ी अगर जा रहा है और यह अगर इस तरह से मोड़ लेता है तो ये बाहरी पहिया पर कभी भी नहीं उल्टेगा। ठीक है, अंदर की तरफ फिसलेगा तो अंदर की तरफ कभी नहीं फिसलेगा, और अंदर के पहिए पर उल्टेगा तो हाँ बिल्कुल सही है, अंदर के पहिया से उल्टेगा और यह बाहर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें से गलत 1 और 2 गलत है। 1 और 2 गलत है, बाकी 3 4 ठीक है। प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रकाश के रंग का जो निर्धारण है वह तरंगदैर्घ्य के द्वारा किया जाता है। और लाल रंग का अगर बात करें कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगा, और जब तापमान कमेगा तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता में भी कमी आ जाएगी। तो 74 का 2 नंबर हो जाएगा, बढ़ता है।
आगे देख लीजिए, किसी विश्वविद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं। कोई भी जो विद्यालय है या फिर स्कूल है उसमें 2 बल्ब लगा हुआ है, उसमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी दे रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वह अधिक है तो 75 का 2 हो जाएगा। अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें जगदीश चंद्र बोस का जो योगदान है यह सबसे महत्वपूर्ण है अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में। आगे देखिए दोस्तों, 77 नंबर की दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन है जो गलत है? तो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत है। साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि यह गलत है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो पहला ही गलत हो गया, बाकी सभी जो है वह ठीक है। आपके पहला नंबर आपका गलत है। जब गलत का चुनाव करना है, एक गलत ही हो गया तो फिर आगे ऑप्शन को देखना ही नहीं है, बाकी तो सब ठीक ही होगा। चलिए देखिए 78, परमाणु जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। यानी द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? तो क्यूपराइट यह कॉपर का अयस्क है, 79 का 3 हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर में मिलान करना है। औद्योगिक प्रक्रम दिया गया और किस उद्योग से संबंधित है? तो भंजन का संबंध हो जाएगा, पेट्रोलियम से प्रगलन का संबंध हो जाएगा, ताम्र से हाइड्रोजनीकरण का संबंध हो जाएगा, खाद्य वसा से और वल्कनीकरण का संबंध हो जाएगा रबड़ से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। बी देख लीजिए, QRSP। ठीक है, चलिए देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है? कठोर जल का उपयोग जो है यह पीने के लिए तो नहीं करते हैं, साबुन के से कपड़े धोने में बिल्कुल भी नहीं। अगर कठोर जल का उपयोग कपड़ा धोने में करेंगे तो झाग बनेगा ही नहीं। फसल की सिंचाई में भी नहीं करते हैं, तो हो जाएगा इनमें से सभी। इन सभी में इसका उपयोग नहीं करते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? कीटभक्षी पौधे जो भी मिट्टी या फिर मृदा में उगता है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। 82 का 3 नंबर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि एथिलीन का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है? एथिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक के रूप में इसका उपयोग नहीं करते हैं। आगे देखते हैं 84 नंबर। इसमें कहा गया कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ वस्त्र या कपड़ा बनाने में पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। 84 का 2 हो जाएगा। एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फसल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो जेली बनाने में सबसे अधिक अमरूद का उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए 86 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन है जो गलत है? तो 86 में देख लीजिए कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी गलत है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होता, यही गलत है। बाकी सभी जो आपका है ऑप्शन ठीक है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित किसका होता है? जो सांप का जो जहरीला विष दंत होता है वह यह जंभिका दंत का रूपांतरित पार्ट है। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए 88 नंबर। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका इन दोनों का जो भूमिका है या फिर महत्व है वह सबसे अधिक है। तो 88 का 1 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं और वहां पर एक चीज और देख लीजिए कि राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में। आगे देखिए 89 नंबर। निम्नलिखित में से किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? नीलहरित शैवाल का उपयोग सबसे अधिक धान में किया जाता है। धान में इसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। दांतों पर जमी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? जो दांतों पर जो परत बन जाता है वह भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया की वजह से एक दांतों पर एक परत बन जाता है। चलिए देखिए 91 नंबर। सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, विचार करते हैं कि HCl की मौजूदगी की
अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। वक्षीय अम्ल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंट्रोगेरोस्टोन उत्पन्न होता है। तो इसमें सही कौन है? तो दोनों कथन सही है, दोनों जो है वह सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 92 नंबर, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो मानव तंत्रिका तंत्र की जो गड़बड़ी होता है, खराबी, वह विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय घात यानी हार्ट अटैक से संबंधित है? तो हार्ट अटैक से कौन सा है? तो पसीना एवं जी मचलना यह भी है, सीने में दर्द और बाह में दर्द एवं झंझनाहट। तो ये सभी कारण है, ये सभी कारण जो है हार्ट अटैक के ही लक्षण है। आगे देखिए, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो यह पुटिका के द्वारा स्रावित होता है। 94 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पुटिका इसी के द्वारा स्रावित होता है। आगे देखिए 95 नंबर, कोशिका के उसे प्रकार की पहचान करे जो लंबी और शाखित है। जो लंबी और शाखित है वह हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ही लंबी और शाखित होता है। 95 का 1 है। आगे देखिए 96 नंबर, मैथ का प्रश्न आ गया है अब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसको 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर 43, 31 और 7 शेष बचता है। तो वह संख्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। आगे 97 नंबर, एक कटोरे में 4 लाल, 3 हरे, 2 नीले और 5 काले मार्बल हैं। यदि 3 मार्बल बेतरतीब ढंग से निकाले जाते हैं तो उनमें से कम एक लाल मार्बल होने की कितनी संभावना है? तो उसकी संभावना है 61/91। 61/91, 97 का 1 हो जाएगा। चलिए देखिए 98 नंबर की, स्प्रिट तथा पानी के 20 लीटर मिश्रण में 10% पानी है तो कितना पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में 25% पानी हो जाएगा? जब 20 लीटर में 10% पानी है तो यानी कि 90% जो होगा वह स्प्रिट होगा। तो इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए ताकि पानी 25% हो जाए? तो इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाएगा तो पानी जो है वह 25% हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि एक टंकी एक नल के 12 घंटे में एक दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जाती है तो 2.5 घंटों तक खुला रखा जाए तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा? तो 2.5 घंटे में टंकी को 25/48 भाग भर दिया जाएगा ये दोनों नल के द्वारा। तो 99 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अंतिम प्रश्न कि मनोज एक पुस्तक का 3/8 एक दिन में और 1/2 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि पुस्तक के 30 पृष्ठ पढ़े जाने शेष यानी 30 पेज अभी पढ़ना शेष है तो पुस्तक में कितने पृष्ठ है? तो पुस्तक में टोटल 240 पेज होगा। 240 पेज इसका सही उत्तर है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेट नंबर 6 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।